नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पंवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब हम पढ़ने वाले हैं वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांत। अलग अलग प्रकार के जो वंशानुक्रम के नियम हैं और सिद्धांत है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो पहला नियम या पहला टॉपिक लगा लीजिएगा, पहला सिद्धांत, वंशानुक्रम का पहला सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, पहला सिद्धांत, बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत। बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत टॉपिक है हमारा वंशानुक्रम के सिद्धांत। इसमें पहला टॉपिक है बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न आता है कि दिया किसने? बीजमैन ने। दिया किसने है? बीजमैन ने। बीजमैन इसके क्या है? जनक, प्रतिपादक। बीजमैन ने दिया। प्रश्न आता है प्रयोग किस पर किया है? प्रयोग चूहों पर। प्रयोग किस पर किया है? चूहों पर किया है। चूहों पर प्रयोग कैसे? बीजकोश कहता है कि एक पीढ़ी के अंदर, ध्यान रखिएगा, एक पीढ़ी के अंदर जो गुण हैं वो दूसरी पीढ़ी में वैसे के वैसे हस्तांतरित होते हैं, वो गुण नष्ट नहीं होते हैं। यानी जो मूल गुण हैं वो गुण बना रहेगा। चूहों पर इन्होंने क्या करा? चूहे की पूंछ काटी, फिर उसकी संतति हुई, उसकी संतान हुई, उसकी भी पूंछ काटी, फिर उसकी संतान हुई, उसकी भी पूंछ काटी। ऐसे कई पीढ़ियों की ये पूंछ काटता रहा, लेकिन किसी भी पीढ़ी में बिना पूंछ का कोई चूहा पैदा नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, बिना पूंछ का कोई चूहा पैदा नहीं हुआ। तब इन्होंने कहा कि बीजकोश पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलता रहता है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा बीजकोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पहली बात, बीजकोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। फिर इन्होंने कहा कि जो शरीर का निर्माण करने वाला जन्म द्रव्य है, जो शरीर का निर्माण करने वाला जो जन्म द्रव्य है, वो भी कभी नष्ट नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जन्म द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, बीजकोश कभी नष्ट नहीं होता। मानव शरीर को जन्म देने वाला जन्म द्रव्य या बीजकोश कभी नष्ट नहीं होता। ध्यान रखिएगा, कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा किसने कहा है? बीजमैन ने कहा है। प्रयोग इनका किस पर हुआ है? चूहे पर प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये पहला सिद्धांत हो गया, बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत। इसे जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। वंशानुक्रम की निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे चलते हैं दूसरे नियम की ओर, दूसरे सिद्धांत की ओर, समानता का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं समानता के सिद्धांत की ओर। समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक है वो है सोरेनसन। इसके प्रतिपादक
सोरेनसन है, ध्यान रखिएगा। और सोरेनसन का मानना है मानव मानव को पशु पशु को पक्षी पक्षी को जन्म देते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, सोरेनसन महोदय समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मानव मानव को ही जन्म दे सकता है, किसी गाय भैंस घोड़े को नहीं। यानी गाय से मानव पैदा नहीं हो सकता और मानव से गाय या भैंस पैदा नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। पशु का बच्चा पशु होगा, मतलब प्रजाति अलग अलग है बहुत सारी, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट। बकरी का बच्चा बकरी ही पैदा होगा, भेड़ का बच्चा भेड़ ही पैदा होगा, भैंस का बच्चा भैंस ही पैदा होगा, ऊंट का बच्चा ऊंट ही पैदा होगा। ऐसा नहीं है ऊंट की गर्भ से, ऊंटनी के गर्भ से भैंस का बच्चा पैदा हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पक्षी के गर्भ से पक्षी ही पैदा होंगे। मन कौवे के घर में कौवा, कोयल के घर में कोयल पैदा होगी। कौवे के घर कोयल नहीं हो सकती, तितर या कबूतर नहीं हो सकता। तो ये समानता का नियम है, सोरेनसन ने दिया है। इनके अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली ही होते हैं, मंद बुद्धि के माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि के बच्चे ही होते हैं। ध्यान रखिएगा, मंद बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। ये है समानता का नियम। अब हम बात करते हैं असमानता का नियम, असमानता का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है असमानता का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है हमारा असमानता का सिद्धांत। इसको हम विभिन्नता का सिद्धांत भी कह सकते हैं, विभिन्नता का नियम भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, असमानता को हम ज्यादा बढ़िया रहेगा कि हम इसे यूं कहें, विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम ये सिद्धांत दिया है लेमार्क और डार्विन, दोनों ने दिए हैं। विभिन्नता का नियम यानी इनका मानना था कि हर बार बच्चे माता पिता के समान ही नहीं होते, थोड़े बहुत उनके गुण जो है वो अलग हो सकते हैं। किस किस में? रंग, स्वभाव, बुद्धि, इनमें अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। यानी माता पिता गोरे हैं तो बच्चे सांवले हो सकते हैं, माता पिता बहुत तेज तर्राट हैं तो बच्चे शांत और धीर गंभीर हो सकते हैं, माता पिता बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं तो बच्चे मंद बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। यह सिद्धांत है विभिन्नता का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, लेमार्क व डार्विन इसके प्रतिपादक हैं। ध्यान रखिएगा, लेमार्क और डार्विन इसके प्रतिपादक है। आगे हम बात करते हैं चौथे नियम की, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम अगला सिद्धांत। प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन के नियम में क्या होता है? माता पिता से संतान बिल्कुल विपरीत गुणों वाली, विपरीत गुणों वाली, जैसे हिरण्य कश्यप का बेटा
प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, सीधी सी बात है ना। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, लेकिन इसके घर में प्रहलाद जैसा भक्त दयालु पुत्र पैदा हो गया। तो ये प्रत्यागमन का नियम है, जिसमें बच्चे माता पिता के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अगर माता पिता बहुत ही अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, तो उनके बच्चे अपराधी प्रवृत्ति वाले हो सकते हैं। अगर माता पिता अपराधी प्रवृत्ति वाले हैं तो उनके बच्चे बहुत ही अच्छे और शांत धीर गंभीर हो सकते हैं। ये हैं प्रत्यागमन का नियम। अगला नियम, अगला नियम भी बहुत अच्छा है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अगला नियम है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत ये किसने दिया है? लेमार्क ने दिया है। किस पर दिया है? प्रयोग किस पर हुआ है? प्रयोग हुआ है जिराफ पर, प्रयोग हुआ है जिराफ पर। ध्यान रखिएगा, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम के अंदर क्या होता है देखिएगा। एक तो उपयोग, अनुपयोग भी इसमें आता है। एक वातावरण के प्रति उसका क्या सामंजस्य रहता है, उसके बारे में भी बात आती है। उपयोग अनुपयोग का मतलब शरीर के जिन अंगों को उपयोग में लिया जाता है वे विकसित हो जाते हैं, अच्छे से काम करते हैं, ठीक रहते हैं, और शरीर के जिन अंगों का उपयोग बिल्कुल नहीं होता वे धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं, धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं। सर्पों के बारे में कहा जाता है कि पहले उनके पैर होते थे, लेकिन वे पैर बिल के अंदर घुसने में दिक्कत देते थे, वे पैर उनके रेंगने में परेशानी पैदा कर रहे थे। तो धीरे धीरे सांप के जो पैर हैं वो लुप्त हो गए, क्योंकि वो अनु उपयोगी थे, ध्यान रखिएगा। इसलिए सांप के पैर गायब हो गए, उनका कोई वजूद नहीं रहा। तो इस प्रकार से जिराफ के बारे में भी कहा जाता है कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, लेकिन वृक्षों की डालियां टहनियां बहुत ऊंची ऊंची होती थी, तो वो गर्दन का ज्यादा उपयोग करने लग गया, इसलिए उसकी गर्दन विकसित हो गई। अब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जो जिराफ होता है उसकी भी गर्दन जन्मजात ही लंबी होती है। मन जो वंशानुक्रम ने जिस गुण को अर्जित कर लिया, यह गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो रहा है, इसे कहते हैं उपार्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों के संक्रमण का सिद्धांत या अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है लेमार्क, ये ध्यान रखिएगा। लेमार्क के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जीव विज्ञानी हैं लेमार्क, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। अगले सिद्धांत की हम लोग बात करते हैं। अगला सिद्धांत अगले सिद्धांत के अंदर बात आती है, ध्यान रखिएगा, छठा सिद्धांत है मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, आनुवंशिकता का सिद्धांत। मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत के अंदर तीन प्रकार की बातें आती है। वर्ण संकरता,
पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन, ये तीन बातें आती है। वर्ण संकरता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तीन प्रकार की बातें आती हैं। वर्ण संकरता के नियम में कहा गया कि जो भी मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया है, ध्यान रखिएगा, मटर के पौधे पर प्रयोग किया और इन्होंने यहां समझाने का प्रयास किया है, ध्यान रखिएगा, कि प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर आकर्षित होती है। प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक रूप की ओर अग्रसित होती हैं। अगर हम बात करें दो बिल्कुल अलग अलग विशुद्ध अलग बीजों का, जैसे मटर का एक लंबा पौधा एक बौने पौधे का संकरण कराया जाए, तो प्रथम पीढ़ी के अंदर मूल गुण ही पैदा होंगे, यानी मूल गुण लंबा है तो मटर का पौधा लंबा ही पैदा होगा, ध्यान रखिएगा, लंबा ही पैदा होगा। अगर हम बात करें पृथक्करण, तो पृथक्करण के अंदर 1:3:1 इस प्रकार से होगा, ध्यान रखिएगा, 1:3:1 इस अनुपात के अंदर होगा, ध्यान रखिएगा, नहीं 1:3, 1:2:1 इस तरीके से होगा, 1:2:1, यानी एक लंबा हो जाएगा, दो मध्यम हो जाएंगे और एक जो है वो बौना हो जाएगा। लेकिन अगर स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की बात करें तो यहां 9:3:3:1 इस तरीके का सिस्टम तैयार होगा, ध्यान रखिएगा। तो देखेंगे आप लोग सबसे ज्यादा 9 है, प्रथम पीढ़ी की ओर इनका झुकाव है। प्रथम पीढ़ी का मतलब हुआ मौलिक गुण, यानी चाहे प्राणी हो या वस्तुएं हो अपने मौलिक रूप की ओर अग्रसित होते हैं। और आप देखिएगा इनमें सबसे ज्यादा पौधे अपने मौलिक रूप की ओर अग्रसित होते हैं। मतलब अगर प्रथम पीढ़ी लंबी है, अगर मौलिक गुण उसका लंबा है तो 9 पौधे लंबे ही होंगे। मेंडल का नियम, ध्यान रखिएगा, मेंडल का नियम जो है इसके बारे में कहा जाता है ये वर्ण संकरता का नियम है। मेंडल का नियम जो है ये वर्ण संकरता का नियम है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि मेंडल जो है वो चेकोस्लोवाकिया के अंदर पादरी थे। ग्रेगर मेंडल चेकोस्लोवाकिया के अंदर एक पादरी थे। उन्होंने अपने चर्च के अंदर, गिरजाघर के अंदर मटर के पौधों पर, चर्च या गिरजाघर में मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किए हैं, ध्यान रखिएगा। अगले सिद्धांत पर आते हैं। सिद्धांत का नाम है बायोमेट्री सिद्धांत। बायोमेट्री सिद्धांत अगला सिद्धांत है वंशानुक्रम का, बायोमेट्री सिद्धांत 7वां सिद्धांत हो जाएगा। बायोमेट्री सिद्धांत, इस सिद्धांत में कहा गया, ध्यान रखिएगा, गाल्टन महोदय के द्वारा, गाल्टन महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और उन्होंने बताया कि किसी भी बालक में केवल माता पिता ही नहीं, किसी भी बालक में केवल माता पिता ही नहीं बल्कि उनकी पीढ़ियां, पीढ़ियां माने पूर्वजों के गुणों का, लक्षणों का, विशेषताओं का समावेशन होता है। केवल माता पिता के गुण ही उसे हस्तांतरित नहीं होते बल्कि उसके वंशानुक्रम की जो पीढ़ियां हैं उनके गुण भी बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। रंग, रूप, स्वभाव, प्रकृति, व्यक्तित्व, ये केवल माता पिता के ही नहीं
बल्कि पीढ़ियों के, यूं कहें माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, उन सब के गुणों का प्रभाव होता है, घटते क्रम में प्रभाव होता है। माता पिता का ज्यादा, उससे थोड़ा कम दादा दादी का, उससे थोड़ा कम परदादा परदादी का, ऐसे घटते क्रम में प्रभाव होता है, लेकिन प्रभाव सभी का होता है। मन वंश अनुक्रम, वंश संतति का प्रभाव जो है इस बालक पर जरूर होगा, ऐसा बायोमेट्री सिद्धांत में गाल्टन ने बताया है। तो ये एक टॉपिक था वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांत। तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।